हाँ जी, तो इंडियन इकोनॉमी का आज फर्स्ट लेक्चर है अपना। आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख ही लिया होगा। आज का लेक्चर का जो थीम है वो है एग्रीकल्चर। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। क्यों बड़ा हो सकता है? क्योंकि हमारे देश को तो बोलते ही कृषि प्रधान देश है भाई। एग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी को। उसके अलावा 600 मिलियन पीपल, मतलब 60 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे देश की जितनी भी जमीन है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका 42% एग्रीकल्चर में काम आता है। और आप सोचो, अपने लास्ट 2-3 घंटे याद करो, 2-3 घंटे, 4-5 घंटे याद करो, कुछ ना कुछ तो पक्का खाया ही होगा आपने। इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि आपके डे टू डे लाइफ से इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। और ऑफ कोर्स एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही सही। 10 मार्कर का ब्रॉड क्वेश्चन भी आ सकता है, स्कीम से 2 और 5 मार्कर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्लस ऐसे में हिंदी में चाहे इंग्लिश में हो गया, ऐसे में भी आपके लिए बहुत काम आ सकता है टॉपिक, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ये। 1 मिनट दो आप मुझे ना। हाँ जी, तो अब बिना देरी के हम शुरू कर लेते हैं। ओके, तो अपना ये पूरा थीम है, कोर्स स्ट्रक्चर ये है। इसमें 15 लेक्चर में हम पूरी इंडियन इकोनॉमी करवाएंगे। आज पहला लेक्चर है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। एग्रीकल्चर में ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी ट्रेंड इन इंडियन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस। अच्छा यार, एक चीज मैं आज बता देता हूँ। 3-4 दिन से फीवर आ रहा है, तो थोड़ा मैं फंबल कर सकता हूँ। और एनर्जी हो सकता है थोड़ी उतनी नहीं दिखे आपको, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप झेल लेना मुझे। मैंने कल भी ये शूट करने का ट्राई किया था, कल भी मैं 15-20 मिनट शूट किया, नहीं कर पाया। आज सुबह भी किया था, आज शाम को वापस बैठ रहा हूँ। तो थोड़ा सा झेल लेना मुझे, ठीक है। हाँ, एफयू रिक्वेस्ट, कौन कौन सी भी रिक्वेस्ट है। एक तो पेन और पेपर लेके बैठना है। चाहे आपको ये नोट्स मिल जाए, लेकिन फिर भी पेन और पेपर लेके बैठना है। आप जितना लिखोगे ना, ये एग्जाम मेंस तो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। वहां पे लिखना ही है आपको, तो लिखना जरूर है आपको। दूसरा, साथ में आपको चीजें फीड करती जानी है माइंड में, याद करते जाना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना। आप बाद का मतलब है बाद वाली वैकेंसी, ठीक है। तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां कमेंट के लिए बोलूं वहां पे प्लीज कमेंट कर देना। आपके कुछ भी डाउट्स हो, किसी भी चीज में डाउट हो तो कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट सोल्व कर लूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, ये 3 बॉक्स आपको पूरे इंडियन एग्रीकल्चर सीरीज में दिखेंगे। ये जो पिंक बॉक्स है जिसमें क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इसमें मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के, किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के कौन से लिखूंगा, जो जो दुष्प्रभाव है, जो नेगेटिव चीजें वो लिखूंगा। जो स्काई ब्लू कलर वाला बॉक्स है जिसमें राइट टिक लगा हुआ है, उसमें उसके फेवर में पॉइंट होंगे। और ये जो येलो बॉक्स है उसमें सजेशंस के पॉइंट होंगे। तो ये थोड़ा सा थीम रहेगी अपनी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पीवाईक्यू देख लेते हैं। देखो, पीवाईक्यू सिंपल सा है। 2-3 टाइप की पीवाईक्यू आते हैं। एक तो आ रहा है ब्रॉड क्वेश्चन, जैसे 10 मार्कर का क्वेश्चन आया था कि मतलब इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स कैसे होंगे। तो ये ब्रॉड क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, है ना। उसमें हमारे पास लिखने के लिए 25-30 पॉइंट होने चाहिए। दूसरा रहा स्कीम से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्कीम 2 या 5 मार्कर में पूछी जा सकती है, ठीक है। यही सब आ रहा है। आगे चलते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। हेलो 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 हेलो। ठीक है, सब कुछ सही काम कर रहा है। अब अपन स्पीड पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड अपने सिलेबस का ही पार्ट है ये। तो प्रोडक्टिविटी ट्रेंड देख लेते हैं अपन। इंडियन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था, आउट ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया और सर्विस सेक्टर हो गया, जो कोरोना के टाइम सिर्फ ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही। मतलब जैसे अपना कोरोना कब आया था, 2021 में आया था, 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो वहां पे इसकी जो ग्रोथ हुई थी 3.3। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सेक्टर था जो ओनली सेक्टर था जो पॉजिटिव रहा था, वो एग्रीकल्चर रहा था। बाकी सारी चीजें टफ हो गई थी। सर्विस सेक्टर लगभग बंद हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर था जो पॉजिटिव में रहा था, ठीक है। यदि पिछले 6 सालों की हम बात करें, तो एवरेज जो ग्रोथ रेट है वो 4.6% है पिछले 6 सालों का। ये डेटा कहां से लिया है? इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, ठीक है। इस साल की इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया हुआ है। तो एवरेज ग्रोथ की हम बात करें तो 6.5% ग्रोथ है, ठीक है। ये आप याद रख लेना। उसके अलावा नेट सोन एरिया है वो 42% है, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। मान लो अपने पूरे भारत में 100 बीघा जमीन है, उसमें से 42% है, 42 बीघा जमीन है, वो हम एग्रीकल्चर में काम लेते हैं, नेट सोन एरिया में काम लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपनी जो आबादी है, मान लो अपनी जो 100 लोग है पूरे देश में, उनमें से 47 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी आजीविका के लिए किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जीडीपी की हम बात करें तो 100 रुपए यदि हमारी जीडीपी है, तो उसमें से 18 रुपए कौन कंट्रीब्यूट करता है? एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। 18%। और राजस्थान की बात करें तो ये सेम चीज हो जाती है, लगभग 29%, 28.95%। ये सब आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। ये पूछ लेता है डायरेक्ट कभी कभी।
तो ये रट लो आप, ठीक है। आगे चलते हैं ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड में। अब ये 2022 का डेटा है। अब आपको ये टेबल रटनी है क्या? बिल्कुल नहीं रटनी। इसमें क्या है, एक ट्रेंड अपने को देखना है कि नेट सोन एरिया वो सबसे ज्यादा किसका है। जो अपने बुआई होती है वो सबसे ज्यादा होती है कोर सीरियल्स की, व्हीट और राइस की। गेहूं और चावल की बुआई सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जमीन जो इन्वॉल्व है वो गेहूं और चावल की उगाई में इन्वॉल्व है। उसके बाद में आते हैं पल्सेस, दालें। उसके बाद में आते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स कौन कौन से हो गए? जैसे मूंगफली हो गई, सरसों हो गया, उसके अलावा पाम ऑयल हो गया। पाम ऑयल तो बहुत कम होता है, अपने होना शुरू ही हुआ है, हम ज्यादातर आयात ही करते हैं, ठीक है। तिल हो गया। जितनी भी तिलहन वाली जो फसलें है ना वो ऑयल सीड्स में आती है, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्री सीरियल्स, कोर सीरियल्स, जैसे रागी हो गया, कुटकी हो गया, कोडो हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सारी जो कोर सीरियल्स है उनका नंबर उसके बाद में आता है नेट सोन एरिया में। फिर कॉटन आता है और फिर शुगर केन आता है। तो ये आपको रट लेना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, ये आपको रटना ही पड़ेगा। ट्रेंड पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि नेट सोन एरिया का क्या ट्रेंड है, क्या ऑर्डर है सबसे ज्यादा। देखो वैसे सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, गेहूं और चावल ही खाते हैं, तो गेहूं और चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। ये यील्ड नहीं है, ध्यान रखना है, ये नेट सोन एरिया है, ठीक है। यील्ड में काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला, इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया। नेट सोन एरिया में व्हीट एंड राइस सबसे ज्यादा हो गए। फिर क्या हो गया, अपनी दालें हो गई, क्योंकि दाल लगभग रोजाना बनती है सबके घरों में, तो ऐसे याद कर लो आप, दालें हो गई। फिर तेल तो रोजाना यूज होगा ही होगा, चाहे वो सरसों का, कोई कोई मूंगफली का कर रहा है, कोई सोयाबीन का कर रहा है ना। उसके बाद में ये कम ही लोग खाते हैं भाई, न्यूट्री सीरियल्स, कोर सीरियल्स, बाजरा, रागी, कोडी, कुटकू, ये डे टू डे लाइफ में तो अपन कम ही खाते हैं, तो कम उगाया जाता है। उसके बाद में कॉटन, कॉटन तो बहुत ही कम काम आता है, या तो अपने कभी कॉटन ऑयल में काम आ जाता है वैसे, या फिर वो पशु जो आहार होता है उसमें काम आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में शुगर केन सबसे कम है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं उत्पादकता पे। ये अब याद रख लेना कि हम नंबर 1 पे किस पे है, मिल्क, पल्सेज और जूट पे। ये ट्रेंड पूछा जा सकता है। दूध में, दालों में और जूट में हम नंबर 1 पे वर्ल्ड में, ठीक है, प्रोडक्शन वाइज। और फिर भी हमें दालें आयात करनी पड़ती है क्योंकि जनसंख्या इतनी, अपनी कंजप्शन इतना है। सेकंड नंबर पे हम किसमें, राइस में, शुगर में, व्हीट में और फ्रूट्स में। इनमें हमारा पूरे विश्व में सेकंड रैंक है। चाइना फर्स्ट है भाई, राइस, फ्रूट्स और मीट्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चावल और फल खूब उगाए जाते हैं चाइना में। इंडिया मीट में 8वां स्थान है, ये ज्यादा काम का नहीं मीट वाला, लेकिन ये तीनों आप याद रखना, ठीक है। उसके अलावा एवरेज लैंड साइज की हम बात करें तो 2015-16 एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से 1.08 हेक्टेयर है। 1.08 हेक्टेयर, ये याद रख लेना आप, ठीक है। और जितनी भी खेती है, मान लो 100 बीघा जमीन है, उसमें 14 बीघा जमीन महिलाओं द्वारा ओन्ड है। मतलब महिलाएं उनकी हकदार है, महिलाओं के नाम है वो जमीन। ओनली 14%, ध्यान रखना, 14%, ठीक है। तो ये याद रख लेना आप। और 86% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनलाइज। लघु और सीमांत किसान कितने, 86%। मान लो टोटल 100 किसान है अपने देश में, उनमें से 86% ऐसे किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। इसका मतलब होता है ठीक है, ये कवर हो गया अपना। एवरेज रेंट कवर कर लिया मैंने, सब कुछ कवर कर लिया यहाँ तक, ठीक है। 1.08 हो गया, लघु और सीमांत किसान हो गया, महिला भूमि धारक हो गई, 14% हो गया, ठीक है। इट वुड टेक 10% ग्रोथ रेट फॉर consecutive 10 years to double the farmers income। यदि हमें किसानों की आय को दुगना करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए क्या क्या, तो हमारी जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए लगातार 7 सालों तक, अगले 7 सालों तक। अभी कितनी है एवरेज, 4.6%। अभी अपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना। तो इससे दुगनी करनी पड़ेगी अपने को ग्रोथ रेट लगातार 7 सालों तक, तब जाके आय दुगनी होगी किसानों की, ठीक है। तो ये डेटा भी आप इंट्रो या कंक्लूजन में दे सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे पहले चैलेंजेज और रिफॉर्म में आ जाते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है क्या। थोड़ा सा लेग तो कर रहा है, देखते हैं। हाँ जी। तो चैलेंजेस क्या क्या है। अब देखो चैलेंजेस वैसे तो अपन रट ही सकते हैं, लेकिन हमें एक माइंड में एक सेट बना लेना है कि सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, लैंड होता है साहब। तो लैंड पे क्या क्या चैलेंजेस है। फिर उस जमीन होगी, जमीन पे क्या उगाओगे, सीड्स उगाओगे। तो जो भी इनपुट्स है, चाहे सीड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड हो, जो भी हम जमीन को इनपुट दे रहे हैं उनमें क्या क्या चैलेंजेस है। फिर ये सब खरीदोगे कहाँ से, फंड चाहिए, तो फंड में क्या क्या चैलेंजेस है। फिर उसके बाद में थोड़ी थोड़ी उगाई तो उसको पानी देना पड़ेगा, तो इरिगेशन में क्या क्या चैलेंजेस है। उसके बाद में कटाई छटाई, इन सब के लिए मशीनीकरण की आवश्यकता होती है, मैकेनाइजेशन की, उनमें क्या क्या चैलेंजेस है। फिर उसको बाजार में बेचने में क्या क्या चैलेंजेस है। बाजार में नहीं बेच पाए तो उसको स्टोर करने में क्या क्या चैलेंजेस है। फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या चैलेंज, हालांकि फूड प्रोसेसिंग तो एक अलग से टॉपिक है अपना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से अपने को याद रखना है। अब देखो लैंड में क्या-क्या चैलेंज है। सबसे पहले तो फ्रेगमेंटेड लैंड है, मतलब 1.08 हेक्टेयर ही एक जोत का आकार है, बहुत कम आकार है। तो इससे प्रॉब्लम देखो, मैंने आगे वाली स्लाइड हिंदी कर रखी है, ठीक है? तो एक स्लाइड इंग्लिश, एक स्लाइड हिंदी ऐसे चलेगी, ठीक है? तो जोतों का आकार औसत घटता जा रहा है 1.0 हेक्टेयर, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। एक 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 किसान है जिसके पास 50 बीघा जमीन है, उसके दो बेटे हो गए तो 25-25 बीघा हो गए। अब उसके दो बेटे हो गए तो 12.5 बीघा जमीन हो गई। उसके दो बेटे हो गए तो वापिस 5-6 बीघा जमीन हो गई। इस तरीके से जोतों का आकार घटता जा रहा है। फ्रेगमेंटेड लैंड में क्या प्रॉब्लम आती है भाई, क्योंकि आप इकोनॉमी ऑफ स्केल का यूज नहीं कर पाते। इकोनॉमी ऑफ स्केल को हिंदी में बोलेंगे अपन अ, पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं ले पाते। पैमाने की अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमिक स्केल ऐसे होती है कि जब आपके पास ज्यादा जमीन होगी तो आप ज्यादा बल्क में इनपुट बाई करोगे। जैसे खाद के कट्टे, 1 बीघा पे मान लो 3 कट्टे लग रहे हैं, आपके पास 50 बीघा जमीन है तो आप 150 कट्टे लाओगे। 150 कट्टे आपके सस्ते पड़ेंगे, जबकि 3 कट्टे आपके महंगे पड़ेंगे। और आप मान लो आपके प्रोड्यूस हो गया, सरसों सरसों हो गई, अब उस सरसों को एपीएमसी मंडी में बेचने जाओगे तो आप बल्क में जब प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपको ज्यादा उसका रिटर्न मिल पाता है, क्योंकि जो खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का वो तो लगभग सेम ही है। आपने पिकअप की, आपने ट्रक किया, ट्रक वाला लगभग उतना ही लेगा, चाहे कम प्रोड्यूस लेके जाओ चाहे ज्यादा प्रोड्यूस लेके जाओ, वो तो बोलेगा कि मुझे तो चक्कर काट के आना है, मेरा तो पेट्रोल डीजल उतना ही लगेगा। तो ठीक वैसे ही सोचो ना आप कि आप ऑफिस जा रहे हो, कोचिंग आ रहे हो आप, ठीक है मान लो कोचिंग आ रहे हो आप अपने घर से, आपने ऑटो लिया, ऑटो मांग रहा है कि मैं तो 100 रुपए लूंगा, ठीक है? अब आप अकेले आए तो आपके 100 रुपए लग गए। आप 4 दोस्त आ रहे हो साथ में टेस्ट सीरीज देने, तो आपके 25-25 रुपए लगे। तो इकोनॉमी जब आप बल्क में होते हो तो आपका खर्चा लागत कम लगती है और आपका जो इनपुट जो रिटर्न आता है वो ज्यादा आता है। तो इसका फायदा छोटे और लघु जो सीमांत किसान है वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद में सौदेबाजी की शक्ति की असमानता, बार्गेनिंग पावर उनमें नहीं हो पाती है किसानों में। जो छोटे किसान होते हैं उनके पास बार्गेनिंग पावर होती ही नहीं है, वो तो या तो बिचौलियों को बेच देते हैं गांव में, कोई जो बड़े किसान होते हैं गांव में उनको बेच देते हैं, है ना? और यदि वो एपीएमसी मंडी में बेचने जाते हैं तो वो जो ट्रेडर्स होते हैं, लाइसेंसी ट्रेडर्स होते हैं, वो उनकी चलने नहीं देते, वो कार्टलाइजेशन बना लेते हैं और उनका जो प्रोडक्ट है उनको कम दामों पे खरीद लेते हैं। बड़ा किसान को बार्गेन कर सकता है, बड़ा किसान तो स्टोर करके भी रख सकता है, क्योंकि बड़ा किसान तो पिछली वाली जो उसने अपना प्रोड्यूस बेचा था वही उसका रकम पड़ी हुई है। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रेस सेलिंग नाम की एक चीज होती है। छोटे किसानों, जो सीमांत किसान है, वो डिस्ट्रेस सेलिंग ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको फटाफट से अपनी अपनी जो प्रोड्यूस है, अपना जो हार्वेस्टेड जो अपनी फसल है उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि फसल कटाई तक आते आते उनका पिछले वाला सारा जो पूंजी है वो लग चुकी होती है इनपुट्स में, इन सब में। अब उनको घर का डे टू डे खर्चा चलाने के लिए भी फसल को बेचना पड़ता है। और जब आप मजबूरी में कोई चीज बेचते हो ना तो उसकी कीमत आपको कम मिलती है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारी एडटेक कंपनीज, अभी हाल ही में एक कौन सी थी, एक डाउट 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 सॉल्विंग की एक कंपनी थी, 11,000 करोड़ रुपए लगा दिए थे बाइजूस ने उसको 2-3 साल पहले, उन्होंने नहीं दी। और अभी पता है एलन ने 85 करोड़ रुपए में 90 करोड़ रुपए में उस कंपनी को खरीद लिया। सोचो 11,000 करोड़ से कितना, क्योंकि उस टाइम उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी कोविड के टाइम पे, और अभी उसकी डिमांड नहीं थी तो उसको डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ी, और डिस्ट्रेस सेलिंग में इतनी कीमत मिलती है। तो इस तरीके से हर जगह काम लागू होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिस्ट्रेस सेलिंग वगैरह, ठीक है? तो छोटे किसानों की मैंने प्रॉब्लम आपको बता दी, ठीक है? 86% तो लघु सीमांत है। उसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी है। एक पीस ऑफ लैंड है भाई, उस पे 5 लोग काम कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली 1 बीघा में 2 लोग ही काम करने होते हैं, वो 3 तो बस धीरे धीरे कर रहे हैं, फालतू ही कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली में रोजगार लग रहा है कि रोजगार है, लेकिन वो रोजगार में नहीं है, वो प्रच्छन्न है, मतलब छुपी हुई बेरोजगारी है उनकी, ठीक है? तो वो कहीं और जगह काम करते हैं तो ज्यादा प्रोडक्टिव काम करते हैं। इसीलिए तो 600 मिलियन पीपल सिर्फ 18% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके अलावा भूमि शरण हो रहा है, इस भूमि की तो बात कर रहे हैं, तो भूमि शरण में लैंड डिग्रेडेशन क्यों क्यों हो रहा है भाई? ओवर यूज कर रहे हैं हम यूरिया का, खाद का, पेस्टिसाइड का, इनका। तो वो एक डेटा ये बोलता है कि जितना भी यूरिया हम अपने देश में यूज करते हैं उसका सिर्फ 35% ही फसलों के काम आता है, बाकी 35%, बाकी का जो 65% है वो खराब होता है, वो वेस्ट चले जाता है, और वेस्ट जाएगा तो वो जमीन को खराब करेगा, यूट्रोफिकेशन करेगा। यूट्रोफिकेशन की हिंदी तो मुझे नहीं आती, लेकिन वो मतलब जैसे बारिश हुई, बारिश में वो यूरिया बह के उस बॉडी में चले जाएगा, पानी की बॉडी में चले जाएगा, जोहड़ में, तालाब में, इनमें, और वहां की जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे उनको यूरिया मिल गया तो वो बहुत ज्यादा काई होती है, यूट्रिफिकेशन हो जाता है, जो उस पे पानी के ऊपर हरा हरा बिल्कुल वो हो जाता है, लेयर चढ़ जाती है, उससे जलीय जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। तो ये सब लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन और ये सब हो रहा है क्योंकि हम मिस यूज या ओवर यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, ठीक है? तो लैंड के मैंने 4 बता दिया आपको। सीड्स में
इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी मिनिमल रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में पहले ही कम रिसोर्सेज है। अब होता क्या है कि एक तो ट्रेडमिल इफेक्ट होता है सीड्स का या पेस्टिसाइड्स का या फिर फर्टिलाइजर्स का। मतलब 1 बीघा जमीन में आपने मान लो 3 कट्टे यूरिया के डाले। अब अगली बार उतनी ही यदि आपको प्रोड्यूस लेना है, उतनी हार्वेस्ट लेना है, आपको उतनी ही फसल उत्पादन करना है, उतनी यील्ड लेना है, तो आपको 4 कट्टे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जमीन अडेप्ट हो गई उस पर्टिकुलर यूरिया के लिए। ठीक है, तो ट्रेडमिल इफेक्ट है कि हर साल आपको ज्यादा 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 खर्च करना पड़ रहा है सेम प्रोड्यूस लेने के लिए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पेस्टिसाइड में भी ऐसा होता है कि मान लो 2 डिब्बे पेस्टिसाइड के छिड़के, उतनी ही फसल के लिए अगली बार 4 डिब्बे छिड़कने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो उसका इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ता है। पहले 2 डिब्बे में काम चलता था, अब 4 डिब्बे खरीदने पड़ रहे हैं किसान को। तो ट्रेडमिल इफेक्ट है। उसके अलावा रिप्लेसमेंट रेट सीड की बहुत कम है। पिछली बार मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, ज्यादा बोल दिया था। कम है, क्यों कम है? कि जो विकसित देश है वहां पे सीड्स में R&D बहुत होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतना अच्छा है नहीं, तो सीड्स को रिप्लेस नहीं किया जाता। जैसे इस बार हमने बाहर से बढ़िया क्वालिटी के सीड खरीद के लाए हम सरसों के। ठीक है, R&D रिसर्च किए हुए बढ़िया, है ना, खरीद के लाए। अब उनसे सरसों हुई, अब उसी सरसों को हम जो बीज मिले उन्हीं को हम दोबारा बो देंगे। उनको हमने रिप्लेस नहीं किया नए उससे, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं। एक एक जो थैली आती है बाहर से सरसों के बीज की, वो बहुत महंगी आती है, 2-3 हजार रुपए की आती है। ठीक है, तो किसान उतना नहीं कर पाते, तो सीड रिप्लेसमेंट रेट भी अपने कम है। ठीक है, उसके अलावा मिडल मैन भाई बिचौलिए बहुत ज्यादा है इसमें, इस पूरी खाद में, बीज में, इन सारी चेन में। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है जब बिचौलिए होते हैं तो। ठीक है, कॉस्टली सीड्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुअर है, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर। बहुत सारे जो यूरिया है वो खेती में काम नहीं आके अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम में, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, है ना। ये जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है वो बहुत सारे, जैसे इनमें इनकी जो फटाके बनाने वाली फैक्ट्रीज है उनमें भी काम आता है। तो यूरिया उधर साइफन कर दिया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग कर दी जाती है उसकी। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया इनपुट्स की प्रॉब्लम। फंड की क्या प्रॉब्लम है भाई? फंड नाबार्ड बोलता है कि 52% जो किसान है वो इंडेटेड है, मतलब उनपे कर्ज चढ़ा हुआ है। नाबार्ड का डेटा, आप सोचो कर्ज चढ़ा हुआ है तो डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही फसल आती है कट के, कर्जदार आ जाता है कि भाई मेरा कर्जा चुका, तो फिर उसी को फसल बेचनी पड़ती है। और वो तो जितने दामों में खरीदेगा उतने दामों में खरीदेगा। मान लो सरसों का आज भाव 5500 चल रहा है, बड़ा किसान तो वेट कर लेगा कि जब भाव 7000 आएगा तब बेचूंगा, लेकिन छोटा किसान वेट नहीं कर सकता। छोटे किसान को तो अपना कर्जा चुकाना ही नहीं, तो उधर ब्याज जा रहा है तो ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फंड की कमी है। एवरेज फार्म इनकम इज लेस देन इंडियन एवरेज। मतलब इंडियन जो, मान लो पूरे देश की जीडीपी पर कैपिटा निकाले तो वो काफी ज्यादा होती है एक फार्मर की इनकम से। मतलब फार्मर की इनकम तो 10,000 महीने से भी कम होती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरी, एक केसीसी का फायदा बड़े किसानों को मिलता है। बहुत सारे बड़े किसान तो ऐसे होते हैं कि केसीसी उठा के और छोटे किसानों को ब्याज पे देते हैं। अब केसीसी पता है कितने ब्याज पे मिलती है? 4% ब्याज पे। 7% पे मिलती है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है। तो कितने में पड़ी? 4%। सोचो आप 100 रुपए यदि आप ब्याज के लेते हो तो सिर्फ 4 रुपए ब्याज के चुकाने पड़ते हैं आपको एक साल के अंदर। और सेम वहां से उठा के मान लो 2 लाख रुपए आपने उठाए, तो 2 लाख रुपए का सिर्फ 8,000 रुपए आपको ब्याज के चुकाने पड़ेंगे साल के अंत में बैंक को। लेकिन वो क्या करते हैं बड़े किसान, 2 लाख रुपए उठा के 2 रुपए सैकड़ा ब्याज में छोटे किसानों को देते हैं। ये 2 रुपए सैकड़ा तो मैं गांव में मिनिमम बोल रहा हूं। तो 2 रुपए सैकड़ा का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए पे 2 रुपए, है ना, वो भी मंथली हुआ ये 2 रुपए सैकड़ा। तो मतलब 24% ब्याज दे, कहाँ 4%, कहाँ 24%? सोचो, बैंक केसीसी पे 4% पे ब्याज दे रहा है, और बड़े किसान छोटे किसानों को कितने परसेंट दे रहे हैं? 24% पे। 4 6 की 24, 6 गुना ज्यादा लगान, लगान ही हो गया ये तो, एक तरीके से ब्याज हो गया। ठीक है, और 24% ब्याज दर का मतलब क्या? 3 साल में दुगने हो गए पैसे। यदि किसी छोटे किसान ने बड़े किसान से 2 लाख रुपए लिए ना, तो 3 साल के अंदर उसको 6 लाख रुपए, दुगना, दुगना मतलब 4 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे 3 साल के अंदर। सोचो कितना ब्याज हो गया। और केसीसी में तो कुछ नहीं, 72 में भाग दो चार का, 4 एकम 4, 4 18 साल में दुगने होंगे 4% के हिसाब से, तो है ना। तो इस तरीके से केसीसी और इसमें कितना अंतर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये 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 सब मैंने पढ़ा दिया आपको। ब्याज से मुझे एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यार, आज ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ी तो दिक्कत आ रही है शायद। हेलो हेलो हेलो, देखते हैं। पसीना भी है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, तो ये ब्याज वाली पे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। घर पे मम्मी के पास थोड़ी बहुत सेविंग होती है तो वो भी ब्याज पे देती है। हालांकि मम्मी को मैंने कन्विंस करवा के थोड़ा ऐसा है कि इतना ब्याज मत लिया करो, आप कम ही लिया करो।
तो वो जैसे ₹1 सैकड़ा पे देती है, 12% तो लेती है मम्मी। तो थोड़ा बहुत ऐसे उनके पास सेविंग होती है, मान लो ₹50,000 बचा रखे हैं, तो उन्होंने वो किसी को दे देती है, तो उनका खुद का खर्चा चल जाता है। तो एक बार मैंने मम्मी को कहा, मुझे जब मैं प्रिपरेशन फेज में था, तो एक दोस्त को जरूरत थी, है ना? तो अभी तो ऑल इंडिया सर्विस में हूँ दोस्त। तो दोस्त को जरूरत थी ₹1,00,000 की, तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी, ऐसे दोस्त के दोस्त को जरूरत है, तो आप दे दो, आप किसी और को दे के इनको दे दो। उन्होंने कहा हाँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दो, ठीक है। अब दोस्त ने ₹1,00,000 दे दिए, मुझे पता था कि वो पैसे वापस तो नहीं आने वाले हैं दोस्त के पास से, वो तो मुझे मम्मी को खुद ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है। अब मम्मी इधर इधर बोलता हूँ, तो दोस्त बोलता है कि कौन से पैसे भाई? तो वो ₹1,00,000 तो मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो गया ही गया। अब इधर मम्मी बोलती है कि वो ब्याज नहीं है उसके 1 साल का। तो मैं इधर ₹1,00,000 दे चुका, और इधर हर साल ₹12,000 मैं अपनी मम्मी को ब्याज के देता हूँ। और जब मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई अब तो तू लग गया है यार, अब तो दे दे, तो बोलता है कि मैंने कहा कि तू चलो ब्याज तो दे दे मम्मी को, मेरे को तो मैं मम्मी को दे दूं। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे इंटरनल फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मुझे घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए, तुम जानो और तुम्हारी मम्मी जाने। तो ऐसे दोस्त होते हैं, बताओ। एक तरफ मैं ब्याज दे रहा हूँ, और एक तरफ मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया। तो ये 12% वाली, इससे मुझे किस्सा याद आ गया। आगे चलते था। ये देखो, इनपुट वाली प्रॉब्लम इतनी है कि यूरिया के लिए देखो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो क्योंकि कालाबाजारी जब होती है, तो यूरिया की शॉर्टेज आती है, और शॉर्टेज आ जाती है तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लग के किसानों को यूरिया लेना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं इरिगेशन पे। इरिगेशन पे क्या क्या है दिक्कत है? अपनी जो मोस्टली जो खेती है वो मानसून डिपेंडेंट है। मानसून डिपेंडेंट है तो क्लाइमेट वल्नरेबल है। मतलब क्लाइमेट चेंज में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, मान लो सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी हो गया, दिक्कत हो गई, ज्यादा बारिश हो गई, कम बारिश आ गई, तो सारी खेती का सत्यानाश हो जाता है। यदि क्लाइमेट डिपेंडेंट नहीं हो, इरिगेशन डिपेंडेंट हो, तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद कंट्रोल कर लेगा किसान। तो ये प्रॉब्लम है, वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वाटर गजलिंग क्रॉप्स, मतलब हिंदी में पानी की अधिक खपत करने वाली फसलें कौन कौन सी? जैसे गन्ना हो गया, राइस हो गया। ये सब यदि ऐसी जगह पे उगा रहे हो जहां पे पानी पहले से ही कम है, जैसे पंजाब हरियाणा यूपी, पंजाब हरियाणा में तो वैसे पानी बहुत कम है, ग्राउंड वाटर वैसे ही बहुत नीचे जा चुका है, वहां पे आप गन्ना उगाओगे, राइस उगाओगे, तो फिर अतिदोहन हो जाएगा पानी का। उसके अलावा पुरानी सिंचाई टेक्निक, जैसे बाढ़ सिंचाई, फ्लड इरिगेशन, मतलब पूरे खेत में आपने पानी छोड़ दिया, तो इससे क्या है, पानी वेस्टेज बहुत होता है, इवेपोरेशन लॉसेज हो जाते हैं। जो पौधों की जड़ों को जितना पानी चाहिए, उससे हमने तिगुना चुगना 10 गुना ज्यादा पानी दे दिया, तो पानी का वेस्टेज हो गया, ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन, इरिगेशन में ऐसा है कि यूपी बिहार इनमें इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, सौराष्ट्र वाले रीजन में बहुत सूखा पड़ता है, तो वहां पे जो क्षेत्रीय विषमता बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रीजनल डिफरेंसेस हो गई है। आगे चलते हैं। मैकेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में सिर्फ 45% मैकेनाइजेशन होता है, मान लो अपने पूरे पूरी खेती कर रहे हैं, उसमें हम 45% ही यूज कर पाते हैं मैकेनाइजेशन का, मशीनीकरण का, पूरी खेती में। जबकि यूएसए में 95%, मतलब हर काम ही हो तो मशीन से होता है ना। यहाँ तो अपने जैसे ननानी लावनी के लिए हम मजदूरों को ले आते हैं, कटाई के लिए मजदूरों को ले आते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए मजदूर काम होते हैं, वहां तो सब कुछ ही मैकेनाइज्ड है, ठीक है। तो मशीनीकरण का कम है अपने। लैक ऑफ मल्टी क्रॉपर थ्रेशर, जैसे गेहूं की कटाई के लिए अलग मशीन है, सरसों को निकालने के लिए अलग मशीन है, मूंगफली को निकालने के लिए अलग मशीन है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर अब तो आने लगी, लेकिन बहुत महंगी आती है, 2-2 3-3 लाख की आती है, तो वो प्रॉब्लम है। लैक ऑफ हैंड ऑपरेटेड मशीन, अब बड़े किसान तो 6-7 लाख का ट्रैक्टर ले आएंगे, लेकिन छोटे किसान कहां से ले पाएंगे जिसके 2-3 बीघा ही जमीन है? अब चाइना वगैरह जो देश है, वहां पे तो हैंड ऑपरेटेड मशीन बहुत है, जैसे छोटे ट्रैक्टर हो गए, जैसे ये ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, ये चाइना की इमेज उठाई है मैंने। अब ये ट्रैक्टर आता है 50-55 हजार का, इससे लगभग छोटी खेती के सारे काम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में इनका चलन ही कम है, तो ये एक दिक्कत है बहुत बड़ी, ठीक है। ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर है। मशीनों में लिंक भेदे, मतलब अभी तो फिर भी ट्रैक्टर की हाइट वैसे एडजस्ट होने लगी, पहले महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने के लिए मतलब ब्रेक लगाने के लिए पूरा खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि महिलाओं की जो यूजुअली जो हाइट है वो थोड़ी कम होती है पुरुषों के मुकाबले। और पहले जो मशीन है वो वैसे डिजाइन होती थी कि उसका जैसे मान लो थ्रेसर भी है, थ्रेसर का जब हम वो जो इनपुट देते हैं थ्रेसर को, वो काफी हाइट पे होता है, तो महिलाएं उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाती थी। अब तो फिर भी जेंडर सेंसिटिव हो गई है मशीन, ठीक है। उसके अलावा मार्केट में संकटकालीन बिक्री, डिस्ट्रेस सेलिंग मैंने आपको समझा ही दिया है। डोमिनेंस ऑफ मिडलमैन, बहुत ज्यादा बिचौलिए मंडी तक या फिर एमएसपी तक पहुंचने नहीं देते किसानों को, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, छोटे किसानों को पता ही नहीं लग पाता कि कितनी एक्चुअली में, पसीने आ गए बहुत ज्यादा, छोटे किसानों को पता ही नहीं लग पाता कि एक्चुअली में जो अभी सरसों का भाव क्या है, वो तो अपने गांव में जाके किसी बिचौलिए को बेच देते हैं बहुत सस्ते अमाउंट में। तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है। कर्टलाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स, मान लो मंडी तक पहुंच भी गए, तो जो ट्रेडर्स है, जो आड़ती होते हैं, वो अपना एक कार्टलाइजेशन बना लेते हैं, कार्टलाइजेशन को हिंदी में बोलेंगे गुटबंदी बना लेते हैं, और फिर वो मतलब बिडिंग होती है वहां पे बोली छूटती है कि भाई मैं 5500 दूंगा 1 टन के,
फिर दूसरा बोलता है मैं 5600 दूंगा, लेकिन वो गुटबंदी बना लेते हैं, वो जो मिनिमम बिड है उसी पे खरीद लेते हैं। नुकसान किसको होगा? किसान को होगा साहब। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस हो गए। उसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कोल्ड चेन नहीं है, गांव में कहाँ कोल्ड चेन होती है, किसान तो सुना ही नहीं होगा। अब मान लो टमाटर है, टमाटर का मान लो तोड़ लिया टमाटर तो बेचना ही पड़ेगा चाहे कोई सा भी भाव हो। अब मान लो आपके पास कोल्ड चेन है, उनको स्टोर करने के लिए 10 दिन का टाइम है, तो 10 दिन वेट कर सकते हो आप टमाटर का भाव अच्छा होने के लिए, लेकिन कोल्ड चेन ही नहीं है। रोड नेटवर्क अच्छे नहीं होते, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोड्यूस ना गांव से लेकर मंडी पे आने में ही खराब हो जाते हैं, पिलपले हो जाते हैं टमाटर, यदि उनको ट्रैक्टर में रोड अच्छी नहीं है तो ये भी बहुत दिक्कत होती है किसानों को। ग्रेडिंग एंड sorting फैसिलिटी नहीं है, मतलब जैसे होता क्या है पता है कि मंडी में लाए अपन, अब हमने सारे टमाटर तोड़ के लाए वहां पे, अब जो जो मंडी के जो व्यापारी होते हैं वो उठाएंगे उसमें से रैंडम, अरे ये देखिए तेरा टमाटर तो पिलपिला है, ये देखिए तो सड़ा हुआ है, इसके मैं 10 रुपए किलो ज्यादा नहीं दे सकता, 10 रुपए किलो तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 रुपए किलो ज्यादा नहीं दे सकता मैं इसके। अब वो किसान बोलेगा कि साहब ये तो एक दो उठाया आपने, अच्छे अच्छे टमाटर दिए। अब मान लो सेम किसान ग्रेडिंग और sorting कर दे कि पिलपले टमाटरों को उसके पास मशीन हो, अब एक इतनी सारी प्रोड्यूस होते हैं, एक एक को तो करने से रहा। अब आजकल ये है कि मशीनें आने लग गई जैसे ऐसी, ठीक है, इधर से टमाटर डालो, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इधर इधर से टमाटर डालो और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश टमाटर ए वाले बॉक्स में गिर जाएंगे, थोड़े कम क्वालिटी के बी वाले में गिर जाएंगे, और जो पिलपिल है खराब है जो फेंकने लायक वो सी में गिर जाएंगे। इससे किसान अपनी मर्जी से नेगोशिएट कर सकता है ट्रेडर से कि देख मेरे जो टमाटर है वो बिल्कुल सही क्वालिटी के हैं। तो एआई की ग्रेडिंग और sorting फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम मंडियों में, जबकि बाहर तो बहुत बहुत होती है, तो ये वाली दिक्कत है। ठीक है, इसीलिए 92,000 करोड़ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो जाते हैं, मतलब कटाई के बाद में 5,000 रुपए का जो प्रोड्यूस फेंका जाता है, गाय भैंसों को खिलाया जाता है, क्योंकि कोल्ड चेन स्टोरेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, वो सब चीजें होती है। ठीक है, तो खराब बुनियादी ढांचा हो गया, 92,000 करोड़ का नुकसान हो गया। और क्या क्या है, मोनोक्रॉपिंग की प्रॉब्लम है कि हम अब हमारी तरफ देखो सरसों का ट्रेंड है, तो सरसों ही सरसों उगा रहे हैं हर साल, पूरे खेतों में सरसों ही सरसों है। उससे क्या होगा, जमीन की उर्वरता कम होगी, भाई आप फसल बदल बदल के उगाते हो तो अच्छी होती है, तो मोनोक्रॉपिंग का ट्रेंड आ गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में फॉल्ट है बहुत सारे में, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ी दिक्कत है, रीजनल इम्बेलेंस, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा पंजाब हरियाणा यूपी को ही मिल पाया, बाकी राज्यों को नहीं मिल पाया। और दूसरा फिर सबसे बड़ा नुकसान भी इन्हीं को हुआ, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज कर लिया, तो कैंसर वगैरह की बीमारियां हो रही है पंजाब हरियाणा में। एक ट्रेन चलती है पंजाब से बीकानेर के लिए, उसको कैंसर ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ यूरिया मैंने बता ही दिया, दे भर भर के यूरिया, क्योंकि यूरिया आता है सस्ता, यूरिया पे सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है ना, तो यूरिया को भर भर के देते हैं किसान, उनको नॉलेज नहीं है, वो सोचते हैं कि जितना यूरिया देंगे उतनी फसल पैदा होगी, जबकि ऐसा नहीं है, ज्यादा यूरिया देने से फसल खराब भी हो जाती है अमोनिया के कारण। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज ऑफ वाटर, पंजाब में क्या हुआ कि खेती के लिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने। अब क्या करते हैं किसान, क्योंकि ट्यूबवेल लगा रखी है, पानी तो खूब है उनके लिए, तो वो ध्यान ही नहीं रखते थे, चला के छोड़े घर आ गए और सो गए। अब फसल को जितनी थी उतना हुआ, बाकी पानी वेस्ट चला गया। अब पहले तो चिंता होती थी, पहले तो जाके बंद करते थे, वहीं बैठा रहते थे कि आधा घंटा चलाना है, नहीं तो फिर बिजली का बिल ज्यादा जाएगा। अब आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी देके पानी का दुरुपयोग करने लगे। फिर इसके बाद में पंजाब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की, उसका एक अल्टरनेटिव तोड़ के निकाला, उन्होंने ये निकाला कि हम आपको 2,000 रुपए महीने के देंगे बिजली के लिए। अब आप बिजली को बचाओ, आपको जितनी यूज करनी है, यूनिट मान लो 100 यूनिट आपकी आई, 100 यूनिट मान लो 9 रुपए यूनिट के हिसाब से 900 रुपए, बाकी 1,100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो अब किसान के पास इंसेंटिव है कि वो कम बिजली का यूज करे, ताकि उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे आ जाए, है ना। पहले तो वो खुला छोड़ देता था, लेकिन अब ऐसा है कि जितनी जरूरत होगी बिजली का उतना ही खपत करेगा, बाकी उसके अकाउंट में आ जाएंगी। ठीक है, ये सब हो गया, मोनोक्रॉपिंग हो गया। अच्छा, आत्महत्या वाली प्रॉब्लम है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 11,000 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ती है, वो लोन के कर्ज के चुंगल में फंस जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ आज सच में, मैं दोबारा शूट नहीं करना चाहता इस वीडियो को, पहले से ही फीवर आ रखा है, थोड़ी प्रॉब्लम तो है, देखता हूँ। हाँ जी, तो ये क्या फोटो आ गई, ये मेरी फोटो है अभी रिसेंट, खरीफ की फसल जब थी। तो ये भी एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से 80% किसान अपने बच्चों को खेती नहीं करवाना चाहते, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। मतलब ये तो बस हम एक्टिंग ही कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग, हमारी जो जनरेशन है वो खेतों पे जाके एक्टिंग कर सकती है, हम खुद भी खेती नहीं करना चाहते, हमारे पेरेंट्स भी हमें नहीं चाहते कि खेती, क्योंकि खेती में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इतनी है ना, पेस्ट अटैक हो गया, डिजीज हो गई, बहुत सारी चीजें, तो खेती में श्योरिटी उतनी नहीं है। तो 80% किसान अपने बच्चों को खेती नहीं करवाना चाहते।
तो एक चैलेंज ये भी है कि जो नई जनरेशन है वो खेती में इंटरेस्टेड नहीं है, और नई जनरेशन खेती में इंटरेस्टेड नहीं होगी, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, तो नवाचार कैसे होंगे भाई? बाहर जो नवाचार होते हैं वो यंग लोग ही तो करते हैं, पढ़े लिखे लोग ही तो करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये कौन है? ये है सुहाना खान, ये है किंग खान, शाहरुख खान की बेटी। इनका उल्टा है। अपने किसान तो अपने अपने जो पेरेंट्स है वो तो खेती नहीं करवाना चाहते, इनके पेरेंट्स इनको किसान बनाना चाहते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बात बोल रहे हो यार? ये बात ऐसी है कि ये भी एक चैलेंज है एग्रीकल्चर में, कि टैक्स को इवेड करने के लिए एग्रीकल्चर का दुरुपयोग होता है। हाल ही में अलीबाग नाम की एक जगह बीच क्या बोलेंगे, इतना गरीब हूं मैं कि मुझे वो बीच के सामने वाली प्रॉपर्टी का नाम भी नहीं पता। बीच फेसिंग, ठीक है, तो बीच फेसिंग प्रॉपर्टी अलीबाग में अभी सुहाना खान ने 13 करोड़ रुपए में 12 करोड़ 90 लाख रुपए में वो प्रॉपर्टी खरीदी। और जब कागजों को देखा गया तो वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है सुहाना खान, जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट है, मतलब एक खेती किसानी करने वाली एक महिला है ना? जबकि सुहाना खान तो मॉडल है, सुहाना खान तो मूवीज वूवीज ने सीरीज वीरीज में आती है, तो उन्होंने किसान क्यों बताया अपने आप को, एज ए किसान क्यों रजिस्टर किया? क्योंकि जो एग्रीकल्चर में आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप पर टैक्स नहीं लगता, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। कि मान लो अभी 13 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने खरीदी, कल को उसको थोड़ा डेवलप करके आप 20 करोड़ में बेच देते हो, आपको 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो एग्रीकल्चर पे नहीं लगता। कल को आप इस पे कुछ फार्म हाउस वगैरह कुछ बना दोगे तो उस पर रेंट पे टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चर लैंड पे जो रेंट आ रही है ना उस पर टैक्स नहीं लगता। तो टैक्स की चोरी भी एग्रीकल्चर के नाम पे बड़े लोगों द्वारा की जाती है। तो ये दो चैलेंजेस भी हो गए, ठीक है। ओके, अब चैलेंजेस तो हमने पढ़ लिए, 25-30 चैलेंज पढ़ लिए, वो रट लेना आप। रिफॉर्म्स क्या क्या है? अब रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो देखो भाई अपने को क्या करना है। हाँ जी, रिफॉर्म्स में अपने को वही एक एक सीक्वेंस में रिफॉर्म्स करना है। सबसे पहले हमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, इसके आसपास एग्रीकल्चर से लोग जुड़े हुए हैं, उनके प्रति क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, फंड में कोई रिफॉर्म है क्या, टेक्नोलॉजी में कोई रिफॉर्म लाना है क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई रिफॉर्म लाएगा, कोई कीवर्ड है क्या, कोई ग्लोबल एफर्ट्स है क्या, कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में रिफॉर्म है क्या। अब ये मैंने क्यों बनाया थीम, कहीं भी रिफॉर्म की बात हो तो ये सारी चीजें आप माइंड में रख लेना। टेक्नोलॉजी को हमेशा याद कर लेना, 2-3 पॉइंट निकल के आ जाएंगे, है ना? इंटरकनेक्शन बिटवीन डिपार्टमेंट्स याद कर लेना, बिल्कुल 2-3 पॉइंट निकल के आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो महिला सुरक्षा बताए, वो क्वेश्चन पूछ लिया 10 नंबर का कि महिला सुरक्षा पे क्या क्या किया जाना चाहिए। अब एक तो हो गया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हम की ऐप आते हैं, साइबर सिक्योरिटी अपने को करनी है, सीसीटीवी कैमराज हो गए, ई फाइलिंग ऑफ एफआईआर हो गई, ये सब टेक्नोलॉजी का यूज करके महिला सुरक्षा हो गया। इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, किन किन डिपार्टमेंट के बीच में, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये क्या नाम है, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, इन सब डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छे से इंटरकनेक्शन होगा तो महिला सुरक्षा अच्छे से हो पाएगी। फंड की बात हो तो एक डेडिकेटेड निर्भया फंड आया था 1,000 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ का था, 1,000 करोड़ का था, एक बार कमेंट करके बताओ, मैं भूल गया, 100 करोड़ का था या 1,000 करोड़ का था निर्भया फंड, ठीक है। तो फंड डेडिकेटेड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सोचोगे तो आगे पॉइंट निकल गए। तो एग्रीकल्चर में भी अपन चलते हैं, एग्रीकल्चर में चलते हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर, महिला स्टेक होल्डर है, तो लगभग जो रूरल फीमेल वर्कर्स हैं उनमें 75% महिलाएं हैं, ठीक है। तो इनका अपन कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से, कि इनको आपने फंड दे दिया, नवाचार करवा दिया, इनको ट्रेनिंग दे दी एग्रीकल्चर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है। तो इससे अपन इनका उद्धार कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनको कैसे अपन कर सकते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग करवा दिया। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब सहकारी खेती, साथ आके सब सब बहुत सारे छोटे छोटे किसानों ने खेतों को मिला लिया और साथ आके खेती कर रहे हैं, इनपुट भी साथ आके खरीद रहे हैं, अपना आउटपुट साथ आके बेच रहे हैं। इससे क्या होगा? इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा। अभी समझाया था ना इकोनॉमी ऑफ स्केल, इनपुट सस्ता पड़ेगा, प्रोड्यूस की ज्यादा कीमत मिलेगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया। ग्रुप में जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो सस्ता पड़ता है, अकेले का इंश्योरेंस लोगे तो महंगा पड़ेगा, छोटे किसान तो इंश्योरेंस ले ही नहीं पाते, ठीक है। तो ग्रुप में आप इंश्योरेंस ले लिया आपने, ठीक है। उसके अलावा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं किसान उत्पाद संगठन। क्या होता है किसान उत्पाद संगठन? कुछ नहीं, कम से कम 10 किसान, 10 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 10 से कम नहीं हो सकते, कम से कम 10 किसान साथ आए और उन्होंने एक कंपनी बना दी, कंपनी एक में रजिस्टर करवा दिया। अब ये सारे किसानों की बोर्ड ऑफ मीटिंग होगी, ये एक साथ राय लेंगे, ये एक साथ अपने अपने इनपुट्स को खरीदेंगे, एक साथ अपनी हार्वेस्ट को बेचेंगे। बस ये इसमें ध्यान रखना चाहिए कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए इनके बीच में, इनके विचार मैच होने चाहिए, नहीं तो फिर लफड़े हो जाएंगे। कंपनी ऑफ कोर्स यार, एक कंपनी आप रजिस्टर कर रहे हो, 10 लोग आके रजिस्टर कर रहे हो, तो वो तभी चल पाएगी जब सारे लोग साथ मिलके सारे के विचार मैच कर रहे हैं। एक तो बोलेगा नहीं तो कि नहीं मैं तो वहां बेचूंगा, एक बोलेगा वहां बेचूंगा, फिर कैसे कंपनी चल पाएगी, ठीक है। तो
वही इकोनॉमी ऑफ स्केल को लेने के लिए किसानों का एक समूह बना दिया जाता है, उसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर करवा दिया जाता है। बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कम रियायत सॉरी रियायत पे आपको फंड मिल जाता है, ये सब है ना, लोन मिल जाता है। उसके अलावा प्रसिद्ध हस्तियां कौन कौन सी, स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं ना, जैसे विमन हो गया, किसान हो गए, एफपीओ हो गया, अप्रमुख हस्तियां हो गई, जैसे एम एस स्वामीनाथन ने बहुत सारी वो दिए थे कि एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाओ, है ना। उसके अलावा जैसे इरिगेशन फैसिलिटी, किसानों की आत्महत्या पे काम करो, ये सब सारी चीजें एम एस स्वामीनाथन जी ने कहा था। इनको इंडियन एग्रीकल्चर जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सुभाष पालेकर साहब का न्यू बजट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, ये आप अपनाओ तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होगा। वो जो जितनी भी पेस्टिसाइड वाली प्रॉब्लम थी, लैंड डिग्रेडेशन वाली प्रॉब्लम थी, हाँ, एक तरीका ये भी होता है कि आप एक तरफ सारी प्रॉब्लम्स लिख लो, साथ में उसका सॉल्यूशन लिखते जाओ, है ना। जैसे यहाँ पे आप चैलेंजेस लिख रहे थे, ये जैसे चैलेंज था, अ, एक मिनट, हाँ, जैसे इनपुट्स वाली चैलेंज थी कि ट्रेडमिल इफेक्ट है, या फिर जैसे यहाँ थी कि भूमि का शरण हो रहा है, तो इसके साथ इसका सॉल्यूशन लिख दो कि सुभाष पालेकर साहब की जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को आप अपनाओ। इसके साथ ही लिख दो कि भारतीय जो प्राकृतिक पद्धति की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको आप अपनाओ, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई, उसको आप अपनाओ। तो एक तरफ प्रॉब्लम, एक तरफ सॉल्यूशन, ऐसे भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं याद करने के। हाँ जी। फंड का क्या क्या है भाई, केसीसी योजना है, केसीसी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उसके अलावा भारत सरकार ने 2018-19 के बजट में केसीसी को मत्स्य पालन और जो पशुपालक है उनके लिए भी, मतलब किसी के पास जमीन नहीं है लेकिन मान लो उसके पास भैंसे हैं तो वो केसीसी उठा सकता है बैंक से जाके, ठीक है। कृषि अवसंरचना निधि, है ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे अपन डिटेल में। एमएसपी हो गया, एमएसपी से भी फंड मिलता है किसानों को, मतलब उसके लिए कमाई तो हो रही है ना एमएसपी, क्योंकि एमएसपी यूजली एपीएमसी मंडी से भी ज्यादा बेटर प्राइस डिस्कवरी में मिलता है किसानों को। मोडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ठीक है, एमआईएसएस, ये शॉर्ट टर्म लोन देता है किसानों को सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे, सेम केसीसी वाली सुविधा ये, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, 7% ब्याज पे ऋण मिलता है, तो 4% उसका मिल जाता है, ठीक है। जो फार्मर्स एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में इंगेज है, एनिमल हस्बेंड्री वही पशुपालन वगैरह हो गया, उनको एमआईएसएस मॉडिफाइड इंटरेस्ट, इतनी काम की नहीं है ये स्कीम, ठीक है। पीएसएल नॉर्म्स, प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग, आप पढ़ा था ना, 40%, 100 रुपए यदि गवर्नमेंट दे रही है किसान, सॉरी 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 यदि कोई भी बैंक 100 रुपए लोन दे रहा है तो उसमें से 40 रुपए प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इस 40 रुपए में से 18% किसको देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोन। इससे भी तो फंड की कमी पूरी होगी एग्रीकल्चर में, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हो गया, ई नाम हो गया, आगे बढ़ेंगे। किसान रेल, ताकि किसानों के प्रोड्यूस को, जैसे महाराष्ट्र से किसान रेल चली दिल्ली तक, तो फटाफट से टमाटर को, ओनियन को दिल्ली में सप्लाई कर दिया, किसान रेल हो गई। इससे किसानों को बेटर प्राइस मिल सकती है। कस्टम हायरिंग सेंटर, आगे समझाऊंगा क्या होता है। 2022 में 20,000 सीएचसी स्टेब्लिश किए गए, ध्यान रखना 2022 तक, 2000 दिसंबर 2022 तक 20,000 सीएचसी कस्टम हायरिंग सेंटर, क्या होता है आगे समझाऊंगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। भारत में 1,000 से ज्यादा एग्रीटेक स्टार्टअप है, एग्री टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं भारत में 1,000 से ज्यादा। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन कौन सी रिफॉर्म के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, पीएम किसान स्कीम हो गई, पीएम आशा हो गई, ये सब आप पर आगे पढ़ेंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, वही किसानों का क्लस्टर को डेवलप करते हैं आप, है ना। उसमें क्लस्टर सिर्फ किसानों का ही नहीं होता, आप फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर भी डेवलप कर सकते हो। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में टमाटर की खेती ज्यादा हो रही है, तो उसी एरिया में आपने केचप की एक मिल लगा दी, तो क्लस्टर बन गया, है ना। उससे आगे फिर आपने रेल या फिर रेल डेवलप कर दी, ताकि वो केचप बाकी जगह सप्लाई किया जा सके। तो आपने क्लस्टर बना दिए, मार्केटिंग का क्लस्टर बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग का क्लस्टर बना दिया, एग्रीकल्चर का क्लस्टर बना दिया, ऐसे क्लस्टर डेवलपिंग अप्रोच होती है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, इसका दावा है कि $60 बिलियन का एक्सपोर्ट हमें करना है, अभी $20 बिलियन से बढ़ा के, ठीक है। ये इसका टारगेट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मतलब वही है कि एग्रीकल्चर मनी एलाइड एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज एलाइड टू एग्रीकल्चर, जैसे मुर्गी पालन हो गया, डेयरी हो गया, बी कीपिंग हो गया, इन सब पे 10 लाख तक का लोन आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मिल जाता है, ठीक है। नरेगा में क्या है कि भाई साहब जितना भी काम हो रहा है उसका 60% काम कैसे भी करके एग्रीकल्चर को फायदा होना चाहिए। मान लो आप
तालाब खोद रहे हो तो एग्रीकल्चर में काम आएगा, है ना? पेड़ पौधे लगा रहे हो तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से 60% काम मनरेगा में प्रावधान है। एनएमएसए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अंदर सारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे ऑर्गेनिक खेती हो गया और ये सब चीजें होगी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया ना, सतत, ये हिंदी में भी की हुई है आगे, जैसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, मसूर पर, ये सब आप पढ़ लेना, ये बहुत सिंपल चीज है। राज्य सरकार कृषि बजट अलग से पेश किया गया, एक जिला एक उत्पाद, ये और भी है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा, लेकिन वो अपने राजस्थान इकोनॉमी में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। समितियां, जैसे दलवाई, अशोक दलवाई समिति है किसानों की आय को दुगना करने के लिए, तो कहीं भी किसानों की आय को दुगना करने का सवाल आ जाए तो अशोक दलवाई कमेटी को आप मेंशन करना, ठीक है। कृषि सुधारों पर एमएस स्वामीनाथन समिति है। उसके अलावा कीवर्ड, जलवायु अनुकूल फसलें अपने को उगानी है, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मिलेट्स हैं, कोर सीरियल्स हैं, ये बहुत क्लाइमेट रेजिलियंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं, जब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे लगता था कि यार क्लाइमेट चेंज में इतना हल्ला क्यों हो रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, उसी में इतना हल्ला हो रहा है क्यों, मतलब अपना तो सर्दियों में तो अभी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस था, अभी आज 40 डिग्री है। इतना सारा डिग्री तो ऐसे ही बढ़ जाता है एक सीजन से दूसरे सीजन जाने में, 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन आप सोचो, आपके जो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98 होता है, 98.5, ठीक है। ये बढ़ के 100 हो जाता है तो आपको फीवर हो जाता है, ठीक है। तो डेट बढ़ने में कितना दिक्कत हो गई, फीवर हो गया तो आप लेक्चर नहीं ले पाते। तो सोचो 1.5 डिग्री बढ़ने में ही कितनी दिक्कत हो गई बॉडी को। ठीक है, वैसे ही यदि आज का जो औसत टेम्परेचर 40 है और ये 40 से 41.5 हो जाता है, 42 हो जाता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जो पेड़ पौधे होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को लेके, है ना। तो इनकी उपज खत्म हो जाती है। जैसे हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, कल परसों एक बार में आया था, कि इस बार हीट वेव, मतलब गर्मी उतनी नहीं पड़ी थी उधर, तो सांगरिया आ ही नहीं रही, सांगरियों की जगह घाटे पैदा हो गई उसके पेड़ पे। तो इतना सेंसिटिव होता है टेम्परेचर को लेके, यदि टेम्परेचर ज्यादा नहीं हुआ तो भी दिक्कत, मतलब अनुकूल होना चाहिए, ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत और कम हो गया तो भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए 1.5 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है। लेकिन कुछ फसलें हैं, जैसे ये जो रागी है, कोडो है, कुटकू है, बाजरा है, ये थोड़ी क्लाइमेट रेजिलियंट होती है, इन पे कम फर्क पड़ता है। जबकि ये जो बाकी फसलें हैं ना, व्हीट और राइस वगैरह, ये क्लाइमेट सेंसिटिव है, इनमें बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को, मिलेट्स को, कोर सीरियल्स को ज्यादा बढ़ावा देने को कहा गया है। और दूसरा बात, ये क्लाइमेट चेंज को कम भी करती है, क्योंकि ये कम इनपुट्स लेती है, खाद बीज कम चाहिए होता है, पानी कम चाहिए होता है इनको, तो दोनों विन विन सिचुएशन है, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, देखो भाई ये किसान है, किसान के पीछे से लिंक और आगे से लिंक। बैकवर्ड लिंक कौन कौन से हुए, किसान क्या क्या ले रहा है, जैसे इनपुट्स ले रहा है, खाद ले रहा है, बीज ले रहा है, ठीक है, मशीन खरीद रहा है, तो वो लिंकेज को बेटर करो आप। उन लिंकेज को बेटर कैसे करेंगे, जैसे सहकारी समिति के द्वारा आपने उसको खाद बीज प्रोवाइड करवा दिया, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी और रीचेबिलिटी, मतलब अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ी, मतलब कम पैसों में मिल रहा है और जल्दी मिल रहा है, लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा है। फॉरवर्ड लिंक क्या है, कि एक बार किसान के हाथ में खेती आ गई, कट कट के आ गई, अब वो आराम से बेच सक रहा है, सही कीमत पे बेच सक रहा है, तो बैकवर्ड फूड प्रोसेसिंग कर सक रहा है, मील अपनी बना सक रहा है। उसने मस्टर्ड तो निकाल लिया, सरसों तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन उसका वो तेल निकाल के वो बेच पा रहा है, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज। पीछे और आगे दोनों की लिंक को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। जैविक खेती, लगभग भारत में याद रखना 44 लाख से ज्यादा किसान हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं जैविक खेती करने वाले। 44 लाख या 45 लाख याद रख लेना आप, तो लगभग 45 लाख किसान हैं इंडिया में जो कि जैविक खेती करते हैं। डेटा आपके कहीं भी इंट्रो वगैरह में काम आ सकता है। मान लो जैविक खेती का ही 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो इंट्रो में लिख दो आप आराम से कि भारत में लगभग 45 लाख किसान है जो कि जैविक खेती में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अलावा जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मैंने बताया था कि प्रमोट करना चाहिए। अलग अलग के हैं, जैसे अलवर वाले प्याज उगाते हैं, अजमेर वाले भाई साहब बहुत सही चीज उगाते हैं, गुलाब, बांसवाड़ा वाले मैंगो, बारा वाले लहसुन, भरतपुर वाले मस्टर्ड, नहीं है भरतपुर वाले ने कॉपी किया हुआ है टोंक वालों का, मस्टर्ड बेस्ड प्रोडक्ट है ना, टोंक वालों का है, फिर भरतपुर वालों ने कॉपी कर लिया, क्योंकि मस्टर्ड जो अनुसंधान संस्थान है वो भरतपुर में है, इसलिए, ठीक है। उसके अलावा बाड़मेर में अनार है, ठीक है। भीलवाड़ा में मक्का बेस्ड प्रोडक्ट है, बीकानेर तो मोट है ही सही, नमकीन वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका प्रोडक्ट कौन सा है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो, मैं पानी पीता हूँ तब तक, ठीक है। और ये सही चल रहा है क्या, होपफुली सही चल रहा होगा यार। बताओ बताओ आपका क्या है।
चलो चलते हैं आगे। तो ये मेंशन कर सकते हो आप डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट। उसके अलावा एपेडा नाम से एक संस्था है, एग्रीकल्चर प्रो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेडा। ठीक है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपेडा। ये क्या करती है, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इंडिया के, इनको एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। एक्सपोर्ट करने का काम करती है। जैसे बहुत सारे वो हो जाते हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स आ जाते हैं, बहुत सारे बात प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं अपने बाहर जाके, खरीदते ही नहीं है विदेश वाले जो डेवलप कंट्रीज है। वो बोलते हैं कि ये सही क्वालिटी के नहीं है। तो अपेडा इंश्योर करती है कि वो सही क्वालिटी के जाए, और मतलब निर्यात को मैक्सिमाइज करने का काम अपेडा का है। ठीक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला, जीवीसी, ग्लोबल वैल्यू चेन, की मान लो कहीं से टमाटर आ रहे हैं, वहां पे आपने केचप बना के बाहर अमेरिका में बेच दिया, तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन, फूड चेन का हमको हिस्सा बनना है। ठीक है। COP27 जो अभी हुआ था शर्मल शेख में, वहां पे मतलब बस इतना, आप तो एग्जाम इतना मेंशन कर लेना कि COP27 हुआ था शर्मल शेख में। वहां पे जितने भी जलवायु एक्शन लिए जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के प्रति एक्शन लिए जा रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर पे विशेष फोकस है। ठीक है। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर विशेष फोकस है। ठीक है। उसके अलावा नीम लेपित यूरिया है, क्योंकि यूरिया को क्या करते हैं, कालाबाजारी बहुत होती है यूरिया की, तो आपने नीम का लेप चढ़ा दिया यूरिया पे, इससे बाकी इंडस्ट्रीज में यूज नहीं हो पाता वो। और बाकी इंडस्ट्रीज और इस पे तो खेती में तो सही है, नीम का लेप होगा तो पेस्टिसाइड के रूप में भी काम कर रहा है, फर्टिलाइजर तो खुद है ही सही। ठीक है। साथी पोर्टल है, साथी पोर्टल के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे अभी। मतलब बीज को आप ट्रेस कर सकते हो, साथी पोर्टल की बीज कहाँ से आ रहा है, किसने इसको रिसर्च किया, किसने लाइसेंस दिया है, ये असली है या नकली है बीज, तो किसान इस पोर्टल पे जाके बीज को ट्रेस कर सकता है पूरा। ये साथी पोर्टल है। मिश्रित फसल है, मतलब एक ही खेत में आपने एक से ज्यादा फसल उगाई है। अंतर फसल, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है। फसल चक्र, कृषि वानिकी, स्प्रिंकलर, बूंद बूंद सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PPP, सार्वजनिक निजी भागीदारी दोनों मिलके कर रहे हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन, जिसमें जैविक, रासायनिक और यांत्रिक तीनों तरीके होते हैं। अभी तो जैसे अपन रासायनिक ज्यादा यूज करते हैं कि पेस्टिसाइड हमने छिड़क दिया, यांत्रिक तरीके भी यूज होते हैं, जैसे आपने येलो येलो जो पेज होता है उसके ऊपर आपने कुछ चिकना चिपका दिया, और येलो कलर अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, तो येलो पे आके वो बैठते हैं तो उसके चिपके रह जाते हैं और मर जाते हैं, तो ये यांत्रिक तरीका हो गया, है ना। तो इस तरीके से जैविक, रासायनिक और यांत्रिक तरीके आपने यूज किए ताकि आप यील्ड को ज्यादा बढ़ा सको। ठीक है। अब अगला टॉपिक है टैक्सिंग एग्रीकल्चर इनकम। यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा, तो मैं इसको तोड़ के ही कर पाऊंगा। ये कुछ प्रॉब्लम शायद इधर भी आ रही है, और तबीयत ढीली है मेरी, तो मैं इसको तोड़ के ही कर पाऊंगा। ठीक है।